औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द अल मनीर साइंस अकेडमी। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द लाइसोसोम्स। तो बच्चे हम इसकी डिटेल देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इस लेक्चर में हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिजीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी की फॉर्म में। तो सबसे पहली बात बच्चों, हमने एक न्यू चीज एडिशन की है, वो है ऑब्जेक्टिव्स। कि हम लेक्चर से पहले ये बात डिस्कस किया करेंगे कि भाई इस लेक्चर के बाद हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब हम लेक्चर सुनने के बाद हम किन चीजों पे एक्सेस हासिल कर लेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि हम देखेंगे इंजाइम्स एक्सक्रीशन इन कैविटीज। बेटे आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं आपका स्टार्च को हजम करने वाले इंजाइम्स कौन से हैं, वो अमाइलेज है। आपके प्रोटीन को हजम करने वाले कौन से हैं, वो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है। और आपका जो लिपिड्स को हजम करने वाले वो लाइपेज एंजाइम्स हैं। ये सारे बेसिकली सेल्स से बाहर कैसे आते हैं, ये डाइजेशन, ये काम करवाने के लिए, मतलब स्टार्च को तोड़ने के लिए माइलेज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन और लिपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम्स, ये बाहर कैसे आते हैं, पहले हमने ये काम देखना है। उसके बाद देखेंगे जी इम्यून सिस्टम फंक्शन। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके ऊपर कोई भी पैथोजन अटैक करता है, फॉर एग्जांपल वायरस है या वो बैक्टीरिया है, जब उसने आपके ऊपर अटैक करना है तो किस तरह हमारी बॉडी उनके खिलाफ लड़ती है, किस तरह हमारी बॉडी उन पैथोजन्स को मारती है, ये हमने देखना है। और ये देखिए इंशाल्लाह ये लेक्चर कवर करने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं जी डीजनरेशन ऑफ द सेल्स। सेल्स की डीजनरेशन का मतलब क्या है? डीजनरेशन का मतलब ही तोड़ना होता है। मैं आपसे कहता हूं कि हमारी ये फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स में ये देखें, ये कॉन्स्टेंटली सेल्स बना रहे हैं, और यहां पे हमारे दरमियान में कुछ सेल्स नहीं है। तो यहाँ पे भी सेल्स नहीं है, यहाँ पे भी सेल्स नहीं है। आप मुर्गी वगैरह के देखें तो यहाँ पर आपको सेल्स का एक मास नजर आएगा। तो हमारी जब डिवेलपमेंट हुई तो यहां से सेल्स की डीजनरेशन होगी, मतलब सेल्स टूट गए। तो इसका मतलब ये कैसे हुआ। उसके बाद देखते हैं जी स्टोरेज डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो लाइसोसोम्स से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के बाद इन सारी चीजों को कवर करने के काबिल हो जाएंगे। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताया हुआ था कि भाई हमने स्टार्ट किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसमें एक ऑर्गेनेलिज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थी। और उनमें मैंने आपको क्या बताया था, आपका न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, और उससे बनने वाली कुछ ऑर्गेनेलिज जैसे लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स या ग्लाइकोक्सिसोम्स, ये सारी वो ऑर्गेनेली क्या बना रही थी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और उसी का आज पार्ट हमारा है वो है लाइसोसोम्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली लाइसोसोम आया कैसे था। तो बच्चे ये हमारे पास ये सारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाली वेसिकल्स यहाँ पर गोल्जी एपरेटस बना रही हैं, और गोल्जी एपरेटस से कुछ बनने वाली ऑर्गेनेलिज जिनमें तीन मैंने लिखी हुई है, वो है वैक्यूल, लाइसोसोम्स या पेरोक्सिसोम्स वगैरह। तो सबसे पहली बात ये क्या है, न्यूक्लियस। ये बच्चों क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये उससे निकलने वाली वेसिकल्स हैं जो आके क्या बना रही हैं, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस बना रही हैं। और यहां से कुछ ऑर्गेनेलिज निकल रही हैं, फॉर एग्जांपल ये पेरोक्सिसोम है, ये वैक्यूल कह लें या ग्लाइकोक्सिसोम कह लें, कोई एक कह लें, और ये हमारे पास क्या लाइसोसोम है। तो एक्चुअली हमने ये पढ़ना है लाइसोसोम्स के बारे में। तो आपको नजर आ रहा है कि लाइसोसोम कौन बना रहा है, तो वो बना रहा है गोल्जी एपरेटस। कौन बना रहा है, गोल्जी एपरेटस। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बेसिकली स्टार्टिंग से बताना शुरू करता हूं। मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वहां से बन के क्या आता है, मैसेंजर आरएनए। लें जी, ये डीएनए है, इस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से बना है मैसेंजर आरएनए, जिसको मैं कहता हूं ये बन गया है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए पोर के जरिए बाहर आता है। जब ये बाहर आता है तो यहां से ये इन राइबोसोम्स, ये जो आप जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या अटैच है, राइबोसोम्स। ये मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स से मिलता है, ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से मिलता है और क्या बनाता है, प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स कहां पे मूव कर गए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर। फिर यहां से आप देखेंगे यहां से ये वेसिकल की फॉर्म में निकले हैं। इसका मतलब सारी की सारी इंस्ट्रक्शन कहां पे थी, वो न्यूक्लियस के अंदर थी। न्यूक्लियस की इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हमने मैसेंजर आरएनए बनाया। वो मैसेंजर आरएनए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स पे आता है और वहां पे प्रोटीन्स बनते हैं। और बच्चों वो प्रोटीन्स कहां पे जाते हैं, वो जाते हैं ल्यूमन के अंदर, और फिर ल्यूमन से वो प्रोटीन वेसिकल्स की फॉर्म में आते हैं, गोल्जी एपरेटस बनाते हैं।
और इसी तरह आपने ये देखा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने क्या बनाया, इसने लिपर्ड्स बनाए। तो ये जो वेजिकल्स निकल गई हैं बेसिकली, और इनको हमने कहा था ये वेजिकल्स बाद में ये क्या बना रही है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जिनको हमने कहा था सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी से बाद में क्या निकल रही है, वेजिकल्स, और वो वेजिकल्स ये भी सैक है, ये भी सैक, ये भी सैक, ये सारी वेजिकल्स क्या बना रही है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। और इनमें फॉर एग्जांपल ये वाला क्या है जी, ये है लाइसोसोम्स। तो अगर पूछा जाए कि लाइसोसोम बनता कैसे है, तो आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि सर लाइसोसोम वो वाली ऑर्गेनेली है जो बेसिकली एक सैक है। कहां से बन रही है, वो बन रही है गोल्जी एपरेटस से। और गोल्जी एपरेटस से के पास बनाने वाला मटेरियल कहां पे, कौन भेज रहा है, वो भेज रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंफॉर्मेशन कहां से आई थी, वो आई थी बेटे न्यूक्लियस से। सो आई कैन से दिस होल सिस्टम इज इंटर रिलेटेड, ये पूरा सिस्टम इंटर रिलेटेड है। और आप देखेंगे इसकी, जब मैं डिजीज के बारे में बताऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे कोई इश्यू बन जाता है, तो यहां से डीएनए से मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। वो मैसेंजर आरएनए यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नहीं आएगा। तो फिर ऐसा होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जो प्रोटीन्स बना रहा है वो प्रोटीन नहीं बनेंगे, और वो प्रोटीन नहीं बनेंगे तो वो वेजिकल्स या गोल्जी एपरेटस के पास नहीं आएंगी। तो फिर इसी तरह हमारे पास लाइसोसोम्स में कुछ ऐसी चीज मिसिंग होगी जो यहाँ पे मिसिंग थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चे मैं मजीद थोड़ी सी आपको चीज बता दूं कि एक ऑर्गेनेली के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है। मैं आपको कहता हूँ कि एक ऑर्गेनेली बनी है, तो आपने सर इसके बाहर तो मेम्ब्रेन है, जाहिर सी बात इसके बाहर भी मेम्ब्रेन होगी। तो वो मेम्ब्रेन किससे बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स की। तो इसका मतलब पहले तो इसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स जो इसकी मेम्ब्रेन को बनाएंगे। और वो कौन बना रहा है, प्रोटीन्स भेज दिए इसने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और लिपिड्स किसने भेज दिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। दोनों आते हैं किसके पास, गोल्जी एपरेटस के पास। और गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, इसको मेम्ब्रेन को बना देती है। और बच्चों मेम्ब्रेन को बनाना काफी नहीं है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इसके अंदर एंजाइम्स भी पैक करती है। तो ये जो आपको लाइसोसोम नजर आ रहा है, इसके अंदर बेसिकली एंजाइम्स भी हैं। और वो एंजाइम्स आप कहेंगे सर कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो याद रखो बच्चों, वो एंजाइम्स बेसिकली है लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले भी हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले भी हैं, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले भी हैं। और साथ में साथ न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम्स हैं। तो इस बेसिकली इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं। और वो एंजाइम्स क्या हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले भी हैं जैसे अमाइलेज वगैरह, वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले भी हैं जैसे पेप्सिन वगैरह, वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले भी हैं जो लाइपेज वगैरह। और बेटा इस तरह वो न्यूक्लिक एसिड जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स, वो भी हैं जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे। तो ये एक बैग है किसका, एंजाइम्स का। तो याद रखो जैसे ही आपकी बॉडी को एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, तो लाइसोसोम प्रोवाइड करेगा एंजाइम्स। क्यों, क्या, क्योंकि गोल्जी एपरेटस ने उसके अंदर एंजाइम्स को फिल कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो है ना वो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट को। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में देखा जाए तो ये डिस्कवर किसने किया था। और बच्चों आप देख रहे हैं कि आपको न्यूक्लियस कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, गोल्जी एपरेटस इस तरह का, और लाइसोसोम आपको मॉर्फोलॉजिकली देखने से नजर आए तो वो डिफरेंट तरह का नजर आ रहा है। तो डी डव वो बंदा था, सबसे पहले किसका नाम है, डी डव। डी डव वो बंदा था जिसने डिस्कवर किया था सबसे पहले 1949 में लाइसोसोम को। और बच्चों जब इसने लाइसोसोम डिस्कवर किया और उसने कहा कि ये मॉर्फोलॉजिकली देखने में नजर आ रहे हैं कि ये इन डिफरेंट बाकी ऑर्गेनेलिस से डिफरेंट नजर आ रहे हैं, और ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। क्या होते हैं बेटे, सिंगल मेम्ब्रेन। और हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इसकी फॉर्मेशन बनी कैसे है। तो फॉर्मेशन के बारे में हमने तज़किरा कर लिया है, हमने देख लिया कि फॉर्मेशन इसकी कैसे हुई है। तो हमने देखा कि सारी की सारी इंस्ट्रक्शन पहले कहां से आई थी, न्यूक्लियस से किसके पास गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। वहां पर बड़े हुए राइबोसोम्स ने प्रोटीन्स बनाए, और वो प्रोटीन वेजिकल्स की फॉर्म में गोल्जी एपरेटस के पास गए। गोल्जी एपरेटस ने बाद में राइबोसोम्स लाइसोसोम्स को बनाया, और उसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स जो बेसिकली कहां से आ रहे हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों उसके बाद फॉर्मेशन हमने कर ली कि ये बना कैसे है, और फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट देखेंगे इसकी प्रेजेंस, ये होता किन के अंदर है। तो हम जानते हैं कि कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली वो प्रोकैरियोटिक सेल में तो पाई नहीं जा सकती, इसका मतलब बैक्टीरिया में तो ये पाई नहीं जाएगी। अब रहेगी दूसरी कैटेगरी यूकैरियोट्स, तो इसका मतलब ये यूकैरियोट्स में पाई जाएगी। तो पहली बात ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाएगी, बाकी सारे के सारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें पाई जाएगी, जैसे एल्गी है, फंजाई है, उसके बाद प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इनमें आपको लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर क्या सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाएगी, नहीं बच्चों नहीं, मोस्ट ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाएगी। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें ये नहीं पाई जाती। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उनमें रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है कि उनमें बच्चों न्यूक्लियस नहीं होता। जब रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है
तो एंड ये नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो इसका मतलब वही तो गोल्जी प्लेटस को बना रहा था, गोल्जी प्लेटस नहीं है, गोल्जी प्लेटस नहीं है तो लाइसोसोम्स पेरोक्सोम्स वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस की कमी होने की वजह से ये वाली ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाई जा रही। बेटा बुनियाद ही नहीं है, बुनियाद ही नहीं है तो बाकी ऑर्गेनेली कैसे आएंगी? सो आई कैन से कि जैसे रेड ब्लड सेल वो भी यूकेरियोटिक ही कंसीडर किए जाते हैं, बट उनके अंदर ये नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मोस्ट यूकेरियोट्स में पाई जाती हैं, कुछ एक आध होंगे जिनके अंदर नहीं पाई जाती, जैसे क्या है यूकेरियोटिक रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए नेक्स्ट पहली बात ये है कि यूकेरियोट्स में ये पाई जाती है, यूकेरियोट्स में ये पाई जाएगी, बट रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं पाई जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है कि यूकेरियोट्स में पाई जाएगी, रेड ब्लड सेल में ये नहीं पाई जाएगी। और मैंने आपको लॉजिक बता दी कि क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि न्यूक्लियस की एब्सेंस की वजह से सारी की सारी ऑर्गेनेल्स जो बन रही हैं ये भी नहीं पाई जाएगी। अच्छा तो बच्चों अब हमारे जहन में एक बात आती है, वो ये कि आपने सर चले रेड ब्लड सेल तो आपने कहा कि उसमें ये लाइसोसोम्स नहीं पाए जाएंगे, बाकी पूरी बॉडी के सेल्स हैं, क्या सभी में इसकी मकदार सेम होगी? नहीं बच्चे ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं उनको ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है, और एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसीलिए उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। तो याद रखो मेरी बात, जिस सेल के अंदर जिस ऑर्गेनेली का फंक्शन ज्यादा होता है वो ऑर्गेनेली उस सेल्स में ज्यादा पाई जाती है। तो जो सेल्स, जिन सेल्स में इसका फंक्शन ज्यादा होगा, मतलब लाइसोसोम वाला काम हम देखेंगे किनके काम, जिन सेल्स में इसकी जरूरत ज्यादा है वहां पर ये ज्यादा पाए जाएंगे, बाकी सेल्स में ये कम पाए जाएंगे। तो ये देख लिया हमने प्रेजेंस के बारे में कि प्रेजेंस बेसिकली प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, और यूकेरियोट्स में भी मोस्ट यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते जैसे रेड ब्लड सेल्स। और उसके बाद फिर हमने देखा कि सभी सेल्स में इसकी मकदार सेम नहीं होती, कई सेल्स में ज्यादा होती है, कई सेल्स में इनकी मकदार कम होती है। हाँ, जहां पर इसकी जरूरत ज्यादा है वहां पर ये ज्यादा पाई जाएगी, जहां पर इसकी जरूरत कम है वहां पर इसकी मकदार कम होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने देखी इसकी कंपोजिशन, और कंपोजिशन में देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये ऑर्गेनेली आपको नजर आ रही है, इसके बारे में ब्रेन है तो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो होंगे ही, और इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं, लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम्स, और साथ में न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियसेस एंजाइम्स इसको तोड़ने वाले एंजाइम्स। तो बेसिकली ये सारे एंजाइम्स हैं तो वो भी प्रोटीन्स के हैं, तो इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स है, और एंजाइम्स को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज तोड़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। मैं आपसे कहूं ग्लूकोज 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 की एक लंबी चेन है और उसने मिलकर बनाया हुआ है स्टार्च। तो अगर आपने उसको तोड़ना है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को अलग करना है तो आपको पानी देना पड़ेगा, पानी की मौजूदगी में ये सारा काम होगा। अब इसकी रीजन पता क्या है बच्चों? याद रखो, जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है ना तो पानी निकलता है, मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी और उसके नतीजे में पानी निकल गया, फिर इस तरह एक और ग्लूकोज मिलेगा तो मजीद पानी निकलेगा। तो जब ग्लूकोज को मिलाने से पानी निकल रहा है तो फिर जब आपने उनको तोड़ना है, मतलब उनको अलग करना है, तो आपको पानी वही देना पड़ेगा जो निकला था। तो इसीलिए एंजाइम्स को काम करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। तो इसीलिए इन एंजाइम्स को हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स एसिडिक मीडियम पे काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड द एसिडिक एंजाइम्स। ठीक है, एसिडिक भी है क्योंकि इनकी पीएच 7 से कम होनी चाहिए, और ये एसिडिक होने के साथ साथ ये हाइड्रोलिटिक भी है क्योंकि बेसिकली ये क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट इनको है, और वाटर की मौजूदगी में ही ये जो है ना मुख्तलिफ चीजों को ब्रेक करेंगे। तो बच्चों पहले इसके बाद में हमने देख लिया जिसकी कंपोजिशन में क्या है, सारी चीजें मैं बता दी। मेजरली इसके अंदर क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और ये वो बेसिकल एंजाइम्स हैं जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीजों को ब्रेक करते हैं, और इसके अंदर सिर्फ एक नहीं है, डिफरेंट तरह के एंजाइम्स जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा ये इसके फंक्शंस को देखते हैं। तो फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका है डाइजेशन में, खुराक को हजम करने में। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्चुअली ये बुक के अंदर नहीं लिखी हुई लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। डाइजेशन दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो सेल के अंदर होती है, और एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो सेल के बाहर होती है। जैसे मैं इंसान हूं ना तो मेरे सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होनी, सेल के बाहर डाइजेशन होनी है। सेल के बाहर एक कैविटी है उसके अंदर डाइजेशन होनी है। जैसे मैं कहूं लिपर्स है ना, लिपर्स उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटना है तो वो सेल्स के अंदर नहीं, सेल के बाहर टूटेंगे। उसके बाद स्टमक के अंदर प्रोटीन्स ने टूटना है तो वो सेल्स के अंदर नहीं, सेल्स के बाहर जा रहे हैं, वहां पे जाके टूटे। और इसी तरह बेटा अगर आप मैं बात कहूं कि कार्बोहाइड्रेट्स माउथ के अंदर टूटने हैं तो वो कहां पे, तो वो सेल्स के अंदर इंटर नहीं होंगे, वो सेल्स के बाहर ही टूटेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स,
तो इनको, ये तो इतने बड़े मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर हो ही नहीं सकते, तो हम चाहते हैं कि इनको सेल्स के बाहर ही तोड़ा जा सके। तो इनको तोड़ने के लिए ऐसी डाइजेशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर हो रही डाइजेशन। लेकिन अगर कोई इसका मतलब हमारा जो ब्रेन है, सॉरी हमारा जो स्टमक है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसके बाहर जो है ना, जिसके अंदर लेकिन सेल्स के बाहर उस कैविटी के अंदर क्या हो रही, डाइजेशन हो रही है। अब एक सेल है, एक अमेबा, बच्चे वो एक सेल है, तो इसका मतलब सेल्स के मिलने से तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं, तो क्या उनके अंदर स्टमक होगा? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि स्टमक एक ऑर्गन है। तो बेटे अब वो ऑर्गन है, वो है सिर्फ ऑर्गन्स बनता है डिफरेंट सेल्स टिश्यूज से, और टिश्यूज बनते हैं डिफरेंट सेल्स से। अब एक अमेबा सिर्फ एक सेल है, तो इनके अंदर डाइजेशन जो होनी है वो सेल के अंदर ही होनी है। तो मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई अगर डाइजेशन है तो वो डाइजेशन दो तरह की हो सकती है। एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो सेल के बाहर होनी है, जैसे हमारे अंदर हो रही है कैविटीज में। और एक डाइजेशन को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर, जो सेल के अंदर डाइजेशन होनी है, और जिसमें मैंने बताया कि अमेबा, फॉर एग्जांपल किसके अंदर है? अमेबा के अंदर। अच्छा, अब ये जो अमेबा के अंदर डाइजेशन होती है ना, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं इस डायग्रामेटिकली व्यू से। मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये एक अमेबा का सेल है, ये क्या है? एक अमेबा का सेल। यहां पर फूड आती है, ये फूड का पार्टिकल है, ये फूड का पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के साथ मिलता है। जब मिलता है तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है बच्चों, और ये फूड का पार्टिकल यहां से मूव करके यहां पे आ गए। फिर क्या होगा? ये यहां से कट करेगा, ये यहां से टूटेगा, और टूटने से क्या होगा बच्चों जी, कि ये जो है ना, ये अब फूड का वैक्यूल बन गया है। और ये फूड का वैक्यूल जिसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट है, ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, और अंदर फूड है। और बच्चों ये जो अंदर, तो ये फिर क्या है? पूरी सेल मेम्ब्रेन दोबारा से दोबारा मिल जाएगी। इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर किसी चीज का जाना, ये क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। और ये अमेबा के एक सेल के अंदर फूड का पार्टिकल आ गया है। और यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन बनता है, और वो मैंने सेल मेम्ब्रेन वाले में भी देख बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जब ये पोर्शन कट करके अंदर भेजती है, तो क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक सुराख नहीं बनता? क्योंकि जाहिर सी बात उसका पोर्शन उस वैक्यूल के इर्द गिर्द आ गया, जैसे ये ब्लू वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, हमने देखा था कि इसके अंदर जो लिपिड्स और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मूव कर रहे हैं, और मूवमेंट की वजह मतलब ये लिपिड के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे आगे फ्लो करते हैं, तो यहां से मॉलिक्यूल आगे फ्लो करेंगे, यहां से मॉलिक्यूल आगे फ्लो करेंगे, तो जो दरमियान में गैप आता है ना, उसको फुलफिल कर देते हैं। तो बहरहाल ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो हमने देखा कि यहाँ पे जैसे ये फूड वैक्यूल आता है, इस लाइसोसोम्स को पता चल जाता है। तो ये वो लाइसोसोम, अभी अभी ये लाइसोसोम इसके साथ मिला नहीं है, तो ऐसा लाइसोसोम जो जो अभी तक फूड वैक्यूल के साथ नहीं मिला, उसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी लाइसोसोम। ऐसा लाइसोसोम जिसके अंदर एंजाइम्स हैं, बट अभी वो वैक्यूल के साथ नहीं मिला, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो आइए जरा, ये फूड वैक्यूल इधर आता है, तो यहां से ये इधर फ्लो करता है, तो इसके होने से होता क्या है कि ये भाई लाइसोसोम का पार्ट, ये लाइसोसोम का पार्ट, और ये फूड वैक्यूल का पार्ट, ये वाला फूड वैक्यूल का पार्ट। लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स ये वाले, ये इसके साथ मिलते हैं, और इस फूड के पार्टिकल को बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जी, ये फूड के पार्टिकल हो गए छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए। अब होगा क्या? जो चीज, अब आप कहेंगे सर ये जो फूड आई है ना बेटे, याद रखो फूड में या तो कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या लिपिड्स है, मतलब मेजरली यही चीजें हैं। और ये सारे के सारे एंजाइम्स हमने देखे इस लाइसोसोम के अंदर पड़े हैं। ये सारे एंजाइम्स इन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले भी पड़े हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले भी हैं, और लिपिड को तोड़ने वाले भी हैं। तो इसका मतलब ये जो चीज भी होगी उसको ये तोड़ देंगे। अब ये फूड वैक्यूल बड़े से छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है। जो चीज चाहिए उसको आप एक्सक्रीट कर ले, मतलब आप उसको ऑब्जॉर्व कर ले, बाकी जो चीज है उसको इस तरह से सेल से बाहर निकाल दें। ले जी, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे जो चीज चाहिए थी वो मैंने ले लिए, बाकी कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो मुझे नहीं चाहिए, उसको मैं कहता हूँ एक्सक्रीट कर देता हूँ। ये ले जी, फिर इस तरह फूड वैक्यूल, उसको मैंने जो है ना इस तरह सेल से बाहर रिमूव कर देना है। तो ये जो है, ये इसी तरह सेल से बाहर जो है वो रिमूव हो जाएंगे बेटे। तो यहां से, और ये फूड बाकी पार्टिकल जो है वो रिमूव हो गए। तो आपने देखा किस तरह जो है वो पहले फूड वैक्यूल आया है मेम्ब्रेन के साथ मिलके, आने के बाद इस लाइसोसोम से मिला है। इस लाइसोसोम्स के एंजाइम्स ने देखा है कि कौन सा पार्टिकल है, जिस तरह का पार्टिकल था उस एंजाइम ने उसके ऊपर इफेक्ट किया है,
और फैक्ट करने के बाद जो चीज चाहिए थी ठीक है, बाकी को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और बच्चों जब याद रखना, जब ये लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ मिल जाता है तो अब इस लाइसोसोम को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। तो फिर इसका मतलब मुझे ये हेडिंग बनानी पड़ेगी कि लाइसोसोम्स की बेसिकली टू कैटेगरीज हैं। वन इज द प्राइमरी लाइसोसोम एंड अदर वन इज द सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम ऐसा होता है जो फूड के वैक्यूल के मिलने से पहले होता है, लेकिन जब फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम मिल जाता है तो अब उसको हम प्राइमरी नहीं कहेंगे, अब उसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये हमने देख लिया। और बेटे ये किसके अंदर, ये सेल के अंदर हुई है, ये सारा काम हुआ है सेल के अंदर, और इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। मेरी बात समझ में आ गई है? इसी तरह अगर मैं कहूं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होनी, तो आप कहेंगे सर सेल्स के बाहर ये एक सेल है, इसी तरह हजारों सेल्स होंगे। सेल्स के बाहर एक कैविटी है जहां पर प्रोटीन पड़ा है, कार्बोहाइड्रेट पड़ा है या लिपिड पड़ा है, तो फिर भी इसी लाइसोसोम का रोल है। ये लाइसोसोम जाएगा, ये लाइसोसोम जाएगा यहाँ पे और मेम्ब्रेन के साथ मिलके प्रोटीन्स को सॉरी एंजाइम्स को बाहर खारिज कर देगा। तो इसका मतलब मैं कहूंगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो या सेल के बाहर डाइजेशन हो रही है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हो, दोनों में रोल किसका है? लाइसोसोम का रोल है। तो पहली बात है कि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन में किसका रोल है? वो लाइसोसोम्स का रोल है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि लाइसोसोम का रोल सिर्फ इंट्रा में नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा में भी है। हाँ, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहां पे होगी? अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और एक्स्ट्रा कहां पे होगी? अगर कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे हम में। अब आइए जरा नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है जी इम्यून सिस्टम। अब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, उसमें हमारे आते हैं, जैसे मैं आपसे कहूंगा व्हाइट ब्लड सेल्स, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स है, वो व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है, वो हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अब डिफेंस किससे प्रोवाइड करना है? किसी पैथोजन से। और वो पैथोजन क्या हो सकता है? या तो वो बैक्टीरिया है या फॉर एग्जांपल वो लिपिड है। मैं आपसे कहूं कि अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर ये कोई बैक्टीरिया है, वो सेल के अंदर इंटर होता है, तो आप देखें बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होगा? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या डीएनए, आरएनए, सिर्फ यही चीजें होंगी ना। जैसे ही वो आता है यहाँ पे, उसी तरह ये लाइसोसोम आता है, ये बैक्टीरिया है, ये लाइसोसोम्स हैं। ये क्या करेंगे? इस बैक्टीरिया को उसी टाइम तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एंजाइम्स हैं, और तोड़ने के बाद इसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको खत्म कर देंगे। इसी तरह अगर कोई वायरस आता है, तो वायरस आप जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर 6 में सॉरी 5 में पढ़ा है कि जो वायरस है उसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए इसके अंदर न्यूक्लियेज एंजाइम्स हैं। और उसके बाहर क्या? प्रोटीन की लेयर है, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए इसके पास प्रोटीज एंजाइम्स है। अगर वो हमारे पास वायरस भी आता है, तो वायरस भी यहां से क्या होता है कि उसको भी तोड़ने के लिए एंजाइम्स है, तो वो लाइसोसोम आएगा और उस वायरस को पे अटैक करेगा और उसको इफेक्ट करने, खत्म करने के बाद जो है एक्सक्रीट कर देगा। तो कहने का पर्पस ये है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम हो या आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम हो, दोनों में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? वो है बेटे लाइसोसोम्स का रोल। और हमने डायग्रामेटिकली देखा है कि किस तरह वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और किसी एंजाइम्स की कमी नहीं है। और कमी क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे एंजाइम्स बने हुए हैं, और सारे के सारे एंजाइम्स को प्रोटीन्स और प्रोटीन बनने के लिए इंफॉर्मेशन कहां से आती है? जीन्स से, जो कि डीएनए के अंदर है, और वो कहां पड़े हुए? न्यूक्लियस के अंदर। तो सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है? न्यूक्लियस को। बच्चों इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का एक जो है ना वो ब्रेन है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन वो कंट्रोल कर रहा है। इसको पता है कि कौन से प्रोटीन्स मैंने लाइसोसोम्स के पास भेजने हैं। हाँ, अगर यहां पर कोई जीन एब्सेंट है तो वो मैसेंजर आरएनए एब्सेंट है, वो मैसेंजर आरएनए एब्सेंट है तो वो प्रोटीन एब्सेंट है। तो इसी तरह प्रोटीन वो लाइसोसोम के अंदर नहीं होगा। ये हम कुछ डिजीज पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कुछ बीमारियां जो ऐसी होती हैं, वो बेसिकली डीएनए का कुछ पोर्शन एब्सेंट है। जब पोर्शन एब्सेंट है तो मैसेंजर आरएनए एब्सेंट, मैसेंजर आरएनए एब्सेंट है तो उस तरह से प्रोटीन एब्सेंट। वो प्रोटीन कहां पर होगा? वो लाइसोसोम के अंदर नहीं है। जब वो प्रोटीन लाइसोसोम के अंदर नहीं है तो हम फिर कहेंगे कि यहाँ पे तो एक मसला बन गया कि वो प्रोटीन को, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिपिड आ रहा है, लिपिड लिपिड को तोड़ने के लिए लाइसोसोम भाग के गया है, लेकिन इसके पास एंजाइम नहीं है। क्यों एंजाइम नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जीन नहीं है। तो फिर इसका मतलब है वो लिपर्स नहीं टूटेंगे। तो यही इसी तरह से हमारी जो है ना वो डिजीज जो है ना हम इसको बारे में पढ़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं ऑटोफैगी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, ये भी किस तरह काम कर रहा है, ये भी उसी तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब याद रखो, इम्यून सिस्टम के अंदर भी एक उसी तरह ही काम हो रहा है जैसा इंट्रासेलुलर डाइजेशन में काम हो रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं मैं। जिस तरह इंट्रासेलुलर डाइजेशन में काम हो, एक्स्ट्रा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी कोई चीज अंदर आई और वो टूट के गई है, और इम्यून सिस्टम में भी कोई चीज अंदर आई और वो टूट के गई है। याद रखना, जो काम सेल के अंदर हो इसको हम कहते हैं, जिस जो काम सेल के अंदर करवाता है कौन? लाइसोसोम। इस अमल को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस।
तो जो सॉरी जो है ना वो, हाँ, ये समझने वाली बात है कि ये जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये इधर से ऐसे आया है, इधर से ऐसे आया है, ठीक है, और ये जो सारा काम हुआ है ये कैसे हुआ, इसमें फैगोसाइटोसिस हुई, सेल के अंदर आई चीज, और उसको हमने जो है ना ब्रेक करके भेजा है। तो ये दोनों अमल में, चाहे इंटरसेलुलर हो या इम्यून सिस्टम हो, दोनों में काम कहां पर हुआ है, सेल के अंदर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑटोफैगी। याद रखो ऑटोफैगी वो अमल है जिसमें सेल अपने ही पोर्शंस को खाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कोई बंदा जो है ना वो जिम करना शुरू कर देता है तो उसके मसल्स डिवेल्प होना शुरू हो जाते हैं। अब मसल्स कब, जाहिर सी बात है जो जिम करता है ना उसने तो वो तो काम कर रहा है, और काम करने के लिए हमें चाहिए एटीपी। अब बच्चे जब एटीपी चाहिए तो एटीपी कौन देगा, वो तो देंगे और वो मूवमेंट कौन करवा रहा है, वो मसल करवा रहा है। इसका मतलब एटीपी चाहिए मसल्स को, और एटीपी को बना कौन रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। इसका मतलब जिस बंदे के बाइसेप्स या ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग है तो आपके जिन में फोर जाना चाहिए कि सर उसके जो स्केलेटन मसल्स है ना उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ी है, क्योंकि वो ज्यादा एटीपी बनाएंगे और वो एटीपी जो है वो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि अगर कोई बंदा जिम करता है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा है। अब उसके अंदर चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा है तो अब वो जिम छोड़ देता है। वो क्या करता है, जिम छोड़ देता है। तो आप कहेंगे सर अब एनर्जी की मकदार कम चाहिए, एनर्जी की मकदार मतलब एटीपी कम चाहिए, और एटीपी कौन बना रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मकदार कम चाहिए। पहले माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा थे, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम करने हैं। क्यों, क्योंकि एक सेल बियर नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके अंदर ऑर्गेनेली एवी पड़ी हुई, वेली पड़ी हुई है, ऐसे नहीं है। उसको फंक्शन करना चाहिए। मतलब अगर एक सेल के पास 10 माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ना तो वो 50 माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ नहीं करेगा। उसने क्या करना है कि उस 10 को यूटिलाइज करना है, बाकी 40 जो है ना उनको डिग्रेड कर देना, तोड़ देना है। तो एक याद रखो, ये लाइसोसोम्स करते हैं, ये काम कौन करते हैं, लाइसोसोम्स। सेल के ऐसे पार्ट्स जो फंक्शन नहीं कर रहे उनको डाइजेस्ट करने वाला काम कौन करता है, वो लाइसोसोम करते हैं। लाइसोसोम्स का एक इंपॉर्टेंट काम और हो गया कि वो अपने ही कंपोनेंट्स को खाता है। जैसे मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया की मकदार पहले ज्यादा थी, अब कम करनी है, तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है ना वो लाइसोसोम आएंगे और उस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, जाहिर सी बात उसकी भी मेम्ब्रेन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स है, और उसके अंदर जाहिर सी बात एंजाइम्स है, तो वो भी प्रोटीन्स के हैं। सो आई कैन से दैट कि भाई लाइसोसोम्स अपने ही कुछ पार्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं, और इस अमल को हम कहते हैं ऑटोफैगी। क्या कहते हैं बेटा, ऑटोफैगी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ऑटोफैगी क्या होता है। और इसी तरह मैं आपसे कहूं कि एक प्लांट ले, उसको आप लाइट में ले जाए, लाइट की मौजूदगी में प्लांट क्या करेगा, अपने सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की मकदार को बढ़ा लेगा। अब क्लोरोप्लास्ट क्यों बढ़ाया, क्योंकि वो चाहता है कि लाइट ज्यादा आ रही तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर लेगा। अब आपने क्या है, उसी प्लांट को लिया और डार्क मतलब अंधेरे में रख दिया। अब उसके जो एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट बने वो किस काम के हैं, तो वो चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट को क्या करता हूँ कि जो डाइजेस्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया हो या एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट हो, उनको डाइजेशन वाला काम कौन करेगा, उनको खाने वाला काम कौन करेगा, वो करेगा लाइसोसोम्स। और वो क्या करेगा, उन्हीं चीजों से दोबारा सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। और ये बच्चों सिर्फ एक्स्ट्रा कंडीशन में नहीं है, अगर आप कोई चीज नहीं खाते हो ना, मतलब आप कोई चीज नहीं खाते हो तो भी ये काम हो सकता है। मतलब एक इंसान फूड ही नहीं खा रहा तो तब भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सेल क्या करेगा, उसका लाइसोसोम सेल के अपने ही कंपोनेंट्स को खा रहा है। मतलब एक कंडीशन तो ये है कि एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आए, प्रोटीन जो मतलब क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया एक्स्ट्रा हो गया तो उसने खाया है। दूसरी ये रीजन भी हो सकती है कि अगर आप कोई चीज नहीं खाते हो तो एनर्जी नहीं मिल रही, तो एनर्जी नहीं, तो इस एनर्जी को पूरा करने के लिए सेल फिर अपने कंपोनेंट्स को खाना शुरू कर देगा। और वो कौन खाएगा, वो खाएगा बेसिकली वो लाइसोसोम खाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जरा, डीजनरेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो बेटा ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन किया था कि जब हमारी डेवलपमेंट होती है तो कुछ सेल्स के दरमियान में, मतलब ये जब सेल्स बन रहे थे तो यहाँ पर भी अगर सेल्स बने थे, ये वाले सेल्स, झिल्ली, सेल्स की एक झिल्ली बनी थी जिस तरह मुर्गियों में होती है झिल्ली, तो उसको लाइसोसोम ने क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया, जिससे इनकी डीजनरेशन की वजह से यहाँ पर सेल्स की कमी है। तो आज हमें ये फिंगर्स नजर आ रही हैं, दरमियान वाले सेल्स नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये भी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहां तक था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे डिफरेंट डिजीज के बारे में जो लाइसोसोम से रिलेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।